हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है पॉजिटिव वाइब्स। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। वीडियो का टॉपिक रहेगा कि डायलिसिस के समय क्या क्या परेशानियां एक पेशेंट को हो सकती हैं और उनका समाधान क्या है, क्या इनसे हमको घबराना चाहिए। तो फ्रेंड, इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हर जगह फैलाएं। आपके रिलेटिव्स में आप जिनको भी आप जानते हैं किडनी पेशेंट है उन वहाँ तक भेजें। तो फ्रेंड, ये किसी की हेल्प कर सकती है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का 4-5 सालों का, मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी अच्छी तरीके से अपनी बीमारी के बारे में पता चल सके और आप लोग उन उन तरीकों को जान करके अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकें। और मेरा उनके लिए भी संदेश है जिनके जीवन में नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, जो जो बीमार हैं, जो किसी बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, या वो लोग जिनका शरीर एकदम सही है उसके बाद भी वो पता नहीं किस टेंशन में जी रहे हैं, या वो लोग जो पड़े पड़े अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनके लिए, ताकि उनके जीवन में भी कुछ सकारात्मकता आए और वो अपने जीवन में कुछ करें, क्योंकि जीवन मिला है कुछ करने के लिए, फालतू बैठने के लिए नहीं। आप कुछ ना कुछ करेंगे तो ही आपको लाइफ में उन्नति मिलेगी। आप कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ करिए। मैं हमेशा कहूँगा कुछ तो करो, बस करना है आपको, आपको चलना है। जब आप रोड पे निकलेंगे तो आपको रास्ते मिल ही जाएंगे, चौराहे मिल ही जाएंगे और आप मंजिल पे अपनी पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड, इन्हीं शुभकामना के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि डायलिसिस पे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि डायलिसिस हमारी किडनी नहीं होती है, एक कृत्रिम किडनी होती है, एक इंसान द्वारा बनाई गई मशीन है जो कि एक किडनी का काम करती है किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए। उसमें आपको पता ही है कि 4 घंटे का डायलिसिस होता है। टोटल टोटल 4 घंटे तक आपको अपना डायलिसिस कराना होता है, लेटे रहना होता है। और जिसका फिस्टुला बना है उसका फिस्टुले से डायलिसिस होता है, जिसके गले में लाइन पड़ी है उसका लाइन से डायलिसिस होता है, जिसका परमेकेयर बना है उसका परमेकेयर से डायलिसिस होता है। और बहुत से लोगों के जब ये तीनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो उनके पैर में या हाथ में कृत्रिम नस डाली जाती है, क्योंकि ये नसें हमारी खराब हो जाती हैं काफ़ी समय तक। जब हम अच्छे से डाइट नहीं लेते हैं और बराबर इनका यूज़ हो रहा है तो ये नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो एक नकली नस होती है, वो पतला सा नस की तरह ही दिखता है, उसको डाला जाता है, पैर में डाला जाता है या हाथ में उसको डाला जाता है। जहाँ भी सक्सेसफुल रहेगा वो वहाँ डॉक्टर उसको डाला जाता है। उसका खर्चा भी लाखों रुपए में आता है, 1.5 लाख से 2 लाख का खर्चा उसका आता है। तो किसी का डायलिसिस उससे हो रहा है। तो फ्रेंड, अभी डायलिसिस पे मतलब कोई भी बंदा जाता है, अभी किडनी खराब हो गई तो उसको पहले से ही बहुत दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। किडनी खराब होने के बाद, किडनी खराब होने के बाद किसी का क्या होता है कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। पुरुषों का ज़्यादातर यह है कि 100 में से 80% जो पुरुष होते हैं किडनी फेलियर, उनका बीपी हाई ही रहता है। और महिलाओं में क्या रहता है कि महिलाओं में 100 में से 80% महिलाओं का बीपी लो रहता है। तो पुरुषों और महिलाओं का दोनों का ही इसमें बीपी जो होता है पुरुषों का हाई और महिलाओं का लो रहता है। अब ये किस लिए रहता है, क्या इसकी वजह है, वो तो उनकी डाइट पर निर्भर करती है कि वो डाइट क्या ले रहे हैं। जब हम हाई प्रोटीन डाइट लेते रहे होते हैं, सब कुछ खा पी रहे होते हैं, तो हमारा बीपी हाई ही रहता है, बीपी लो नहीं रहेगा, बीपी हाई रहेगा। जब हम कुछ नहीं खाते हैं, हल्का फुल्का खाना खाते हैं, पेट हमारा भरता नहीं है, कमजोरी सी महसूस होती रहती है, तो हमारा बीपी लो ही रहेगा। डायलिसिस पे डायलिसिस हम करवाएंगे तो और लो हो जाएगा। अगर आपकी डाइट सही है तो आपका बीपी भी सही है। होता क्या है कि जब बीपी 180 200 हो जाता है तो आपके सर में भयानक दर्द होने लग जाता है, सर में दर्द होने लग जाता है और बेचैनी सी होने लग जाती है आपका बीपी हाई होने में, और आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, पेट में एसिड बढ़ने लगता है। तो इसमें जो टेक्नीशियंस होते हैं वो आपका बीपी जब चेक करते हैं, उनको जब वो 160 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 160 नॉर्मल माना जाता है किडनी फेलियर पेशेंट को। लेकिन 180 है, 200 है तो वो खतरनाक बात होती है, क्योंकि उससे हमारा ब्रेन में दिक्कत हो सकती है, ब्रेन की नस फट सकती है या हमारा ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ऐसा ऐसा भी कई पेशेंट के साथ हो चुका है। तो फ्रेंड, तब हमको वो बीपी कंट्रोल करने वाली मेडिसिन देते हैं, जैसे अर्कामीन हो गई, एमटास हो गई, है ना, डिपिन आता है एक कैप्सूल, जो उसके मुंह में ऐसे बूंदें डाली जाती हैं उसकी, उससे इंस्टेंट आपका बीपी लो होना शुरू हो जाता है, आपका 150 140 तक बीपी आ जाता है। अगर उससे भी आपका कंट्रोल में नहीं आता है बीपी, तो वो लैक्सिस देते हैं।
इंजेक्शन होता है लेक्सिस, वो उन्हीं को दिया जाता है जिनको यूरिन आता है थोड़ा मोड़ा। तो जिनको बिल्कुल यूरिन नहीं आता है उनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो यूरिन ही बीपी कंट्रोल करने के लिए यूरिन ही आपको बनाएगा, और आपको जब यूरिन पास कर लेंगे तो आपका बीपी ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा, ऐसा रहता है। अब जिनका बीपी लो हो जाता है उनके लिए क्या उपाय है, उनके लिए बीपी हाई कैसे करें? तो फ्रेंड, जैसे महिलाएं होती हैं उनका बीपी बहुत ज़्यादा लो होता है, उनका डायलिसिस लगा है और 1.5 घंटा नहीं हुआ उनका बीपी एकदम लो चला जाता है, 100 190 आ जाता है। तब क्या होता है कि शुगर की एक बोतल आती है, उसको चढ़ाया जाता है, छोटी सी एक बोतल होती है, उसको उसको लगा दिया जाता है और तुरंत ही उसको दे दिया जाता है शुगर। 100 ml मतलब NS के अंदर वो शुगर मिली हुई होती है। तो वो शुगर की जो क्वांटिटी उसमें उसमें होती है, उसमें 75% शुगर होता है और बाकी 25% NS होती है। आप जानते ही हैं NS क्या होता है। NS हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो पानी होता है उसी को NS बोला जाता है। वो तुरंत ही बॉडी में जाके ब्लड में मिल जाता है और उससे कोई दिक्कत नहीं होती है हमारे शरीर को। उसमें सॉल्ट की भी क्वांटिटी होती है, उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, उसकी बोतल में पूरा लिखा होता है क्या क्या इसमें कितना परसेंट में है, ऐसा होता है। तो वो जो शुगर की बोतल दे दी जाती है तो उनसे उनका बीपी थोड़ा सही हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा भी नहीं दे सकते। एक बोतल दे देंगे आपको, अगर बीपी आपका फिर से लो जा रहा है, नहीं उठ रहा है उससे, तो फिर से आपको एक बोतल दे देंगे। आप फिर भी नहीं उठ रहा है तो बहुत से जो पेशेंट होते हैं वो ओवर स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी में नमक घोल के पीना शुरू कर देते हैं। वही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। नमक हमारे लिए जहर है, किडनी पेशेंट के लिए जहर, लेकिन मानता कौन है? डॉक्टर बोलता है आपको लो सॉल्ट डाइट लेना है ताकि आपका सोडियम ना बढ़े, सोडियम आपका डाउन ही रहे। लेकिन वहाँ डायलिसिस सेंटर में होता क्या है कि वो टेक्नीशियन मना कर रहा होता है कि आप नमक मत लें, लेकिन उनका कोई अटेंडेंट आएगा, बीपी लो है तो पान नमक घोल के दे देता हूँ, नमक ऐसे घोलेगा उसको पिला देगा। अब भैया नमक तो उसने पी लिया, बीपी उस टाइम तो आएगा नहीं उसका ऊपर, क्योंकि नमक भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है ना, हमारे ब्लड में जाने में टाइम लगता है उसको, तो वो भी 1 1.5 घंटे में पहुंचेगा तब उसका जाके बीपी थोड़ा सा हाई हो पाएगा। तो इंस्टेंस उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी दे दिया जाता है। तो इससे बचना है आपको। वो क्या करेगा कि आपका डायलिसिस थोड़ी देर के लिए आपका पानी रोक देगा, जो आपका यूएफ आपने लगवाया है, जो आपका मान लो जो गेन वेट था, आपके ड्राई वेट के ऊपर वाला वेट था, वो कितना निकला है, मान लो 2.5 लीटर निकला है, 3 लीटर निकला है, तो वो 2.5 3 लीटर जो पानी आपने लगवाया है निकालने के लिए, उसको रोक देगा। उसको रोकने से क्या होगा कि जो आपका बीपी डाउन गया था वो थोड़ी देर बाद सही आ जाएगा, क्योंकि ब्लड तो आपका चल ही रहा है ना उसमें। अब बीपी आपका और लो है और वो ब्लड मशीन खींच रही है तो और लो हो जाता है, इसलिए आपका यूएफ रोक दिया जाता है। और इसमें परेशानियां होती हैं, जैसे आपको गैस बन जाती है, काफ़ी गैस बन जाएगी। अगर आपका गैस बन रही है तो वहाँ पे इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं, वो आपको लगा देते हैं। दूसरा इसकी परेशानी ये होती है कि जैसे जो पेशेंट अपने पोटेशियम पे कंट्रोल नहीं करते हैं, उनका पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो पोटेशियम जब बढ़ जाता है तो हमारे पैर सुन्न होने लगते हैं, सुन्न से पड़ने लगते हैं, हमको पता नहीं चलता है कि हमारे पैर सुन्न हो रहे हैं, अब बहुत वीकनेस महसूस होती है। आप कुछ भी खाएंगे तो आपको जी मचलाएगा आपका, आपको अच्छा कुछ भी नहीं लगेगा, और आपको खुजली जब महसूस होगी जब आपका फॉस्फोरस बढ़ जाएगा। तो आपको डायलिसिस पे अगर ऐसी परेशानियां हो रही हैं तो वहाँ पे एक गैलन में पोटेशियम फ्री होता है, गैलन लगती है ना, डायलिसिस फ्लूइड लगता है आपको, ए पार्ट बी पार्ट, और एक पोटेशियम फ्री भी रखा होता है वहाँ पे। तो आप जब अपनी रिपोर्ट कराते हैं केएफटी में तो उसमें पोटेशियम का लेवल भी लिखा होता है। अगर 5 से ऊपर है आपका पोटेशियम तो आपको पोटेशियम फ्री तुरंत लगवा लेना चाहिए। अपना टेक्नीशियन या डॉक्टर से पूछ के कितनी देर का लगवाऊँ, डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं डायलिसिस वाले, वो आपको तुरंत बता देंगे आप इतनी देर पोटेशियम का लगा दो, पोटेशियम फ्री लगा दो। तो आपको पोटेशियम फ्री जब लग जाएगा तो आपका पोटेशियम का लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो उससे आपको जो आपके शरीर में जो आपके पैरों में सुन्नपन था या जो खुजली वगैरह हो रही थी कम हो जाएगा। और एक दूसरा होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस लिए बढ़ता है? क्योंकि हमारी किडनी तो पता ही आपको खराब है, ना पोटेशियम निकल पा रही है ना फॉस्फोरस निकल पा रही है, और ये दोनों चीज ही हमको सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। फॉस्फोरस जैसे ही हमारी बॉडी में गेन होता है सबसे पहले हमको खुजली होना शुरू हो जाता है पीठ पे। पीठ पे इतनी खुजली होगी, भयानक खुजली होती है, आप खुजला खुजला के परेशान हो जाएंगे डायलिसिस पे, या अपने घर पे होंगे तो खुजली होगी। तो उसमें क्या होता है, उसके लिए भी आपको मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल होती है। उसमें आपको क्या होता है, एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जो उन सब क्रियाओं को बंद कर देता है आपके
और थोड़ा वो नशे वाला इंजेक्शन होता है जिसको आपको लगाते ही थोड़ा अच्छा फील होने लग जाता है और आपको नींद सी आने लग जाती है। तो ये सब वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। आप जो मतलब प्राइवेट अस्पताल में डायलिसिस करा रहे हैं उनके लिए तो वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। वो लोग अपना वहाँ से कुछ भी मंगा के लगवा सकते हैं क्योंकि उनको तो बिल देना है। वहाँ पे केमिस्ट की शॉप होती है, वो सारी मेडिसिन तुरंत आ जाती हैं। लेकिन जिनका सरकारी में होता है, सरकारी में क्या होता है, कभी कभी मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है, तो आपको अपना खरीद कर कुछ रखनी खुद रखनी पड़ती है। डॉक्टर से आपको अपनी डायरी में जो डायलिसिस आपकी बुक है उसमें लिखवा लेनी चाहिए सारी मेडिसिन। गैस के लिए क्या मेडिसिन है, खुजली के लिए क्या मेडिसिन है ना, बुखार के लिए वो पीसीएम का इंजेक्शन आता है जो 6 या 7 रुपए का आता है, पैरासीटामोल, वो सबको नहीं दिया जाता है, वो सिर्फ डायलिसिस पेशेंट को ही दिया जाता है क्योंकि उनको हर बार लगता है, डायलिसिस पेशेंट को हल्का फुल्का बुखार बना रहता है। तो ये सब मेडिसिन आपको लिखवा लेनी चाहिए और अपने पास लेके रख लेनी चाहिए। अब आपको मान लो डायलिसिस पे कभी कभी क्या होता है कि टांगों में दर्द होना शुरू हो गया, अचानक से एक टांग में दर्द हो गया, दूसरी टांग में दर्द हो गया, कभी कभी क्या होता है घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, कभी कभी क्या होता है बहुत सारी नसों में दर्द शुरू हो जाता है अचानक से। तो ऐसी दर्द में आपको आराम नहीं आएगा, तो एक डायनाबार इंजेक्शन आता है, डॉक्टर उसको डायनाबार आपको लगा देते हैं। वो आपका पेन किलर का काम करता है और वो आपको ठंड से भी आराम देता है। आप जब उसको लगाएंगे तो आपकी ठंड भी कम हो जाएगी और आपका शरीर का दर्द भी कम हो जाएगा। तो और भी इंजेक्शन आते हैं, डॉक्टर ज़्यादा जानते हैं, पर मैं जो यूज़ करता हूँ दर्द हो, मैं कभी जब मेरे दर्द होने लगता होता नहीं है, कभी कभार 4-5 महीने में एक आधा दिन कभी हो जाता है, तब मैं वो डायनापार ही लगवा लेता हूँ वहाँ पे डायलिसिस पे ही, ऐसा होता है। तो फ्रेंड ये सब कुछ बातें थी जो डायलिसिस पे कभी कभार हमारे साथ हो सकती हैं। इसका हमको डरना नहीं है, इसके लिए हमको ख्याल रखना है और टेक्नीशियन को ये सिम्टम आने से आना आया है तभी बता देना कि भाई ये मेरे को हो रहा है, फटक से इसका वो करो, तो वो अपने आप ही लग जाता है काम में। लेकिन आप इसको जब बहुत देर बाद बोलेंगे तो उसको बताएंगे तो तकलीफ होने लग जाएगी आपको ज़्यादा। बहुत से पेशेंट क्या होते हैं, शर्मिलट स्वभाव के होते हैं, वो बोलते नहीं हैं। लेकिन आपको तुरंत बताना चाहिए जैसे ये सिम्टम आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, उसकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी वो कर रहा है, आप अपना बताएं उसको क्या आपके लिए ही उसकी ड्यूटी रखी गई है अस्पताल में, आपका डायलिसिस सही से करने के लिए, तो वो आपके लिए सब कुछ करेगा। और नहीं नहीं करता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं जो डायलिसिस मैनेजर होते हैं वहाँ पे, उनसे। तो फ्रेंड आपको अभी समझ में आ गया होगा क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती हैं। और कभी भी आपका बीपी हाई हो तो आप पहले तो टैबलेट खा के देखें वहाँ पे, वो खुद ही आपको टैबलेट वगैरह देगा, फिर आपको लैक्सिस देगा जब लास्ट में, जब आपका बीपी नहीं डाउन आ रहा होगा, या आपका फिर वो पानी बंद कर देगा या स्पीड बंद कर देगा डायलिसिस की। स्पीड होती है डायलिसिस में जो उसमें वैक्यूम बनाने वाला वो छोटा सा गोल सा होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो पाइप के अंदर वैक्यूम बनाता है और वही लाइन जो होती है हमारे ब्लड को खींच रही होती है उतनी स्पीड से। जैसे 300 की स्पीड में डायलिसिस होना चाहिए मिनिमम, तो वो क्या करता है उसको बंद कर देता है, उसको बंद कर देगा तो थोड़ा आपका ब्लड खिंच रहा था, क्योंकि आपको हार्ट को काम करना पड़ता है जब वो ब्लड चल रहा होता है जैसे, तो आपका हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कता है उस समय, तो तेज़ी से धड़कने से उससे पेशेंट का बीपी हाई रहता है। और महिलाओं का तो मैंने आपको बताया है कि उनके साथ क्या कंडीशन रहती है, किसी किसी महिला का ही हाई होता है, बाकी सबका लो ही रहता है ज़्यादातर। तो फ्रेंड मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और कोई गलती हो मेरे से तो मुझे उसका सुझाव भी दें। कोई परेशानी है आपको, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड जो मेरे पास कमेंट आए थे, एक भाई का कमेंट आया था, उस भाई का किडनी लेवल 5 है और उसको थायराइड भी था। बताया उन्होंने कमेंट में कि उन्होंने थायराइड कंट्रोल कर लिया है। उनका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन 7 था, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के वो पेशेंट हैं शुरू से, और अब उनका जाके किडनी डैमेज हो गया है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एमपीजेन ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे नेफ्रॉन्स को ख़राब कर देती है। ये हमको छोटे से बचपन में 10-12 साल की उम्र में ये बीमारी हमको लगती है, ज़्यादातर बच्चों को लगती है ये। तो उनके चेहरे पर तो स्वेलिंग आती है, आंखों पे स्वेलिंग आती है, और किसी किसी को ये अपनी एडल्ट जब वो एडल्ट हो जाते हैं उसके बाद लगती है। तो अलग अलग केसेस में लगती है, लेकिन एक उम्र आ जाती है जब 30 या 32 साल, उसके बाद ये होने की संभावना नहीं होती है किसी को। तो मेरा भाई से ये कहना है कि आपका क्रेटनाइन लेवल 5 है भाई, आप प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते हैं तो इंडिया के अंदर सरकारी अस्पताल बहुत सारे हैं। दिल्ली में मैं भी एम्स में बहुत दिखाया है मैंने भी अपने आप को।
एम्स में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, ना इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, सारा प्रोसीजर उनका टोटली बहुत अच्छा है एम्स के अंदर। तो आप प्राइवेट में नहीं जा सकते तो सरकारी में ज़रूर जाएं और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएं फ्रेंड्स, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल 5 है। अब आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपका शरीर वीक होते चला जाएगा, क्योंकि आप प्रोटीन नहीं ले रहे, मांसपेशियां आपकी कमज़ोर होती चली जाएंगी। अब जब डायलिसिस करवाएं, जब जब तक डायलिसिस पे तो आपको जाना ही है, आज नहीं तो कल आपको डायलिसिस पे जाना ही है, वो तो आपको आना ही आना है, 100% है। जिसकी किडनी में दिक्कत है, एमपीजीएन है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या उसका क्रिएटिनिन लेवल 2 है या 2.5 है, आप आयुर्वेदिक दवाई कितने साल खाओगे? 2-3 साल, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करती हैं। आपको दुनिया भर के तो बता दिया जाता है ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, आपकी बॉडी डाउन होती है। मैं इतना पतला क्यों हो गया फ्रेंड? मेरा वेट 65-68 किलो था, आज मेरा वेट सिर्फ 50 किलो रह गया है, 50 भी नहीं है, 48 kg होगा अभी। तो सारा मेरा वेट इसी वजह से गिर गया। अब डायलिसिस पे इतना पतले आदमी को थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो इतना पतला भी नहीं होना है। अगर डायलिसिस डॉक्टर आपको कहता है तो डायलिसिस आप करवाइए। देखो फ्री डायलिसिस भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे मतलब कर सकते हैं, और सरकारी अस्पताल में भी डायलिसिस होते हैं। डॉक्टर सबको रिकमेंड नहीं करते हैं सरकारी अस्पताल में डायलिसिस करवाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर आपके कपड़े देखकर, आपकी वेशभूषा देखकर और आपके बोलने के तरीके से जान जाता है कि ये बंदे बाहर का डायलिसिस भी अफोर्ड कर सकता है। अगर आप बाहर का अफोर्ड कर सकते हो तो वो मना कर देगा कि आप बाहर से कराओ डायलिसिस, क्योंकि वहाँ पेशेंट की पहले ही लाइन लगी होती है सरकारी अस्पताल में। आजकल किडनी पेशेंट, हर 10 में से 3 आदमी किडनी फेलियर पेशेंट है, पूरा वर्ल्ड का अगर देखा जाए, WHO की पूरी रिसर्च देखी जाए तो आप अगर अस्पताल में जाते भी हैं तो हाई फाई मत बनिए वहाँ पे, बिल्कुल सिंपल बन के जाइए और बात भी डॉक्टर से सिंपल तरीके से करिए, ठीक है? तो वो समझेगा कि बंदा गरीब है, बहुत परेशान है। आप उसको प्रॉब्लम भी बताइए कि सर मेरी फैमिली ऐसे है और सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लगा सकूं, तो वो आपकी प्रॉब्लम समझते हैं डॉक्टर, और वो आपको फ्री डायलिसिस भी वहाँ पे लिख देते हैं। फिर आप वहाँ जाकर के अपना डायलिसिस आपको करा सकते हैं। आपको वो समय दे देते हैं, मतलब 2 स्लॉट खाली होंगे तो 2 डायलिसिस तो आपको पक्का ही देंगे, तीसरा मान लो आपको 15 दिन या 20 दिन बाद प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा रहता है। तो मेरे भाई को मेरी बात अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप, और प्लीज़ मेरी इन बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं भी खुद एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट रहा हूँ, और मुझे भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया मेरा डायलिसिस शुरू होने से पहले, किडनी फेल होने से पहले 2-2.5 साल पहले। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बट अब मेरे को जब बायोप्सी कराई तब उसमें आया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम था मेरे को, एमपीजीएन। तो फ्रेंड मैंने भी 3 साल दवाई खाई थी आयुर्वेदिक, बहुत पैसा बर्बाद किया था और सारा मेरा पैसा उसमें चला गया। मुझे बहुत दुख होता है, कुछ फायदा भी नहीं हुआ और पैसा भी चला गया तो माफिया बोल सकते हैं इसको, इन माफियाओं के चक्कर में। तो इन माफियाओं से आप बच के रहें, आपका मकान भी बिक जाएगा, घर भी बिक जाएगा, पर कोई फायदा नहीं होगा। पैसा बचा के रखें, डायलिसिस करवाएं और अपने शरीर में एनर्जी बचा के रखें, और कुछ करते रहिए, बाहर निकलिए, करिए, कुछ ना कुछ करिए, अपनी लाइफ को चलाइए। अरे मौत तो आनी है भाई एक दिन, जिसको जन्म लिया है मौत आनी है। अच्छा वाला आदमी एक्सीडेंट से मर जाता है, अच्छा वाला आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। हम जिंदा हैं यही बहुत है, ठीक है ना? जिंदा हैं तो उसको कुछ ना कुछ करिए, कुछ ना कुछ करिए बस। आप जब करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे और आप अपने सारे खर्चे निकालते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड? तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी। फ्रेंड अगर कुछ परेशानी है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड। और कुछ भी आपको परेशानी है मेरा वीडियो से तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या कोई सवाल है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट करके। चाहिए तो मैं आपके क्वेश्चंस का एक वीडियो बना दूंगा, क्वेश्चन एंड आंसर का एक वीडियो बना दूंगा, जो भाई मुझसे जो सवाल पूछ रहा है उसका मैं जवाब आपको दूंगा, ठीक है फ्रेंड? वीडियो बहुत लंबा हो गया और अभी इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे, ठीक है फ्रेंड? नमस्ते।